तो देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। 1 मिनट में आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं। देश में कोरोना के नए मामले 3 लाख से भी ज्यादा पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,14,835 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,104 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,78,841 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,59,30,965 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,34,54,880 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,91,428 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,84,657 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें वो सबसे पहले सुबह 9 बजे आंतरिक बैठक के जरिए स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वो सुबह 10 बजे सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के संक्रमण को बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। देश में कोरोना के कहर को बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मौजूदा स्थिति को नेशनल इमरजेंसी कहा है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजिए सवाल किया है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया पर सवाल किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा, लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, उन्हें नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट वेदांता की अपील पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें वेदांता ने तमिलनाडु के तूतीकोरेन स्थित स्टेरलाइट कॉपर प्लांट को खोलने की मांग की थी। वेदांता ने अपनी अपील में कहा कि वो प्लांट से हजारों टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकती है और इसे मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध करवा सकती है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच शुक्रवार को इस अपील पर सुनवाई करेगी, जिसमें वो सुनिश्चित करेंगे कि प्लांट द्वारा सभी पर्यावरण नियमों का पालन किया जाए और इसकी ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को परिचालित करने की अनुमति दी जाए। और फिलहाल अभी ऑक्सीजन प्लांट की बात ही कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 300 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1 मिनट में अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 26,169 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 306 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,609 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 9,56,348 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,51,537 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 91,618 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 13,193 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 72,208 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,65,56,208 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी दिख रही है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 67,013 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 568 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 62,298 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 40,94,840 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 33,30,747 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,99,858 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 62,479 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 7,367 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 75 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,09,080 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,583 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में भी कोरोना संक्रमण मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 34,379 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीच 195 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर लखनऊ है, जहां पिछले 24 घंटे में 5,239 नए मामले सामने आए। इसके बाद प्रयागराज है, जहां पिछले 24 घंटे में 2,013 नए मामले सामने आए। वाराणसी में 1,813 नए केस, मेरठ में 1,684 नए केस, कानपुर में 1,516 नए केस, गोरखपुर में 1,136 नए केस और गाजियाबाद में 1,023 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों में आ रही तेजी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने कोविड के लिए गठित विशेष टीम, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस बीच उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अनावश्यक भय का माहौल बनाने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। यूपी में कोरोना के बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की भीड़ का ये दृश्य यूपी के सीतापुर का है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की एक गाड़ी आई और लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित करने वालों ने साफ कह दिया कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही सिलेंडर दिया जाएगा। स्थिति कुछ ऐसी खराब हुई कि खुद एसडीएम को मौके पर आना पड़ा। अब बहराइच की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एक बच्चों के डॉक्टर सीएमओ के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बहराइच का स्वास्थ्य महकमा एक निजी डॉक्टर को किस तरह दौड़ा रहा है, आप भी देखिए। जाते जाते सीएमओ साहब ने ये भी बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी पूरे यूपी में है। मथुरा में तो आरटीपीसीआर टेस्ट बिना पीपीई किट के ही कर दिया जा रहा है। ये वही मथुरा है जहां ब्रिटेन का स्ट्रेन भी पाया गया था, लेकिन अब यहां जांच के लिए पीपीई किट की जरूरत भी नहीं दिख रही। इस बारे में अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आगे से ध्यान रखा जाएगा। अहमदाबाद में डीआरडीओ ने 900 बेड वाला अस्थायी अस्पताल तैयार किया है। कोरोना के संक्रमण को बढ़ता देख गुजरात के अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में डीआरडीओ ने एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया है। इस अस्पताल की क्षमता 900 बेड की है। इस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को करेंगे। फिलहाल इस अस्पताल का सिर्फ ट्रायल रन होगा। इस अस्पताल में मरीजों के लिए एंट्री से लेकर इलाज तक की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हेल्प डेस्क, रजिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम गुजरात यूनिवर्सिटी के कर्मचारी संभाल रहे हैं। शुरुआत में यहाँ 50-50 मरीजों को इलाज के लिए रखा जाएगा। अस्पताल में 150 वेंटिलेटर और आईसीयू बेड और 750 ऑक्सीजन बेड होंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए 35,000 लीटर ऑक्सीजन क्षमता का टैंक तैयार किया गया है। ज्यादा सावधानी के लिए 25,000 लीटर का एक दूसरा टैंक भी रखा गया है। 150 डॉक्टर्स, 10 फिजिशियंस, 6 एनेस्थेटिक, 350 नर्सिंग स्टाफ मरीजों के लिए तैनात होंगे। डीआरडीओ के 150 वैज्ञानिक, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी अस्पताल में तैनात रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की गंभीर स्थिति और अपने दायित्व को समझते हुए एक महिला डॉक्टर ने मिसाल पेश की है। मरीजों का इलाज कर रही ये डॉक्टर प्रज्ञा है। इन्होंने देश पर बढ़ रहे कोरोना के बोझ को हल्का करने के लिए नायाब मिसाल पेश की है। दरअसल डॉक्टर प्रज्ञा नागपुर के एक कोविड अस्पताल में कार्यरत है। कुछ समय पहले वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आई थी, लेकिन कोविड के दौरान आपातकाल को समझते हुए उन्हें अपनी छुट्टियां बीच में ही खत्म करनी पड़ी। अब जब वो नागपुर के लिए निकली तो लॉकडाउन होने के कारण उन्हें कोई साधन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने खुद ही स्कूटी से नागपुर तक का सफर तय किया। कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ने के कारण मुझे हॉस्पिटल से बहुत कॉल आ रहे थे और मेरे पास कुछ साधन नहीं था, तो मैं स्कूटी से नागपुर आई और हाँ, काफ़ी दिक्कत तो हुई आने में, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था और मेरा उद्देश्य यही था कि मेरी पढ़ाई मेरे जीवन में काम आ रही। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक दूल्हे को कोरोना गाइडलाइंस तोड़ना थोड़ा महंगा पड़ गया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की झुलसती गर्मी में कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ना इनकी जेब पर भारी पड़ गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि बाइक पर एक और कार में चालक सहित 3 लोग ही सफर कर सकते हैं। मगर शादी की खुशी में दूल्हे राजा सब भूल गए और कार में 5 लोगों को बैठा लिया। इसके बाद प्रशासन ने इनका 1500 रुपए का चालान काट दिया।
प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पीछे से आ रही बारात की 2 और गाड़ियों का भी 1500 का चालान काटा। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, उसके बाद भी हम कुछ लोगों को जो पालन नहीं कर रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। पीछे गाड़ी में 3 से ज़्यादा सवारी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी गाड़ी में अभी भी लोग पालन नहीं कर रहे, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक गाड़ी थी, इसमें दूल्हा सहित 4-5 लोग बैठे थे, हमने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है, जुर्माना किया है 1500। हरियाणा के जींद में चोर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए चोरी की हुई वैक्सीन वापस कर दी। कागज पर अटपटे तरीके से लिखा संदेश ये है कि सॉरी, पता नहीं था कि कोरोना की दवा है। दरअसल हरियाणा के जींद के सरकारी अस्पताल से कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई। 1710 वायल्स थे। इस चोरी के लिए चोरों ने 7 से ज्यादा तालों को तोड़कर स्टोर में रखी पूरी की पूरी डोज ही चुरा ली। लेकिन अचानक वैक्सीन की ये वायल्स चाय की एक दुकान पर रखे थैले में मिली, जिसे किसी ने वहां बैठे बुजुर्ग के पास छोड़ दिया था। थैले को जब चेक किया गया तो पता चला कि इसमें कोरोना की वैक्सीन है और साथ में 2 लाइन की ये चिट्ठी भी। डीएसपी ने बताया कि वैक्सीन बरामद हो चुकी है, लेकिन चोरी करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। पीएमओ बिमला राठी के द्वारा हमें एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जींद सिविल हॉस्पिटल के पीपीसी सेंटर से 1710 डोज कोविड वैक्सीन के चोरी हुए हैं। देखिए, जो वैक्सीन वो वापस रखे गए थे, उसके साथ एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि सॉरी, मुझे पता नहीं था ये कोरोना की वैक्सीन है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब अपना असर बंगाल चुनावों के प्रचार पर भी दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए राजनीतिक पार्टियों को निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि रोड शो और गाड़ियों की रैली की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही आयोग ने जनसभा में 500 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी है। आयोग के निर्देश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रस्तावित चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। बंगाल में बाकी चरणों के लिए प्रधानमंत्री ने 4 जिलों और 56 विधानसभा क्षेत्रों में 4 जनसभाओं का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आयोग के निर्देशों के बाद एक ट्वीट कर बताया कि उन्होंने कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी निर्धारित बैठकों को रद्द कर दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने ट्वीट में कहा कि वो अब वर्चुअल रैलियां करेंगी, जिसके बारे में जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.